बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बदतरीन शिकस्त के बाद जो है वो एक्शन ज़रा तेज़ कर दिया है। आज एक अहम पार्टी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम ओहदेदारों को फारिग कर दिया। वफाक से लेकर तहसीलों के लेवल तक जितनी भी तंजीमें थी, जितने भी तंजीमी ओहदेदार थे, उन सबको फारिग किया गया है। वो तहलील कर दी गई हैं और एक नई कमेटी बनाई गई है 21 रुकनी, जो कमेटी आइंदा के लिए फ़ैसले करेगी। ये हार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या इस किस्म के इक़दामात का तकाजा कर रही है, या ये धचका इतना बड़ा लगा है इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, कि अब वो मज़ीद गलतियाँ कर रही है? क्योंकि मैं एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। ये जो नई 21 रुकनी कमेटी बनाई है, इसमें कौन लोग हैं? इमरान खान साहब वो पहले ही चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं। उस्मान बुज़दार साहब को इसमें डाला है, वो पहले ही वज़ीर आला पंजाब है, अब पहले ही रेलिवेंट हैं। और वो तो ये उन लोगों में से हैं जो वजह बने इलेक्शन में हारने की, या अगले इलेक्शन में हारने की वजह बनेंगे। चौधरी सरवर साहब मेंबर कोर कमेटी, वो पहले भी थे, अब उनको इस कमेटी का मेंबर बनाया। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पहले भी थे, अब वो कमेटी के मेंबर हैं। शफकत महमूद साहब मेंबर कोर कमेटी थे, अब वो फिर कमेटी के मेंबर हैं। आमिर महमूद कियानी ये पहले सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, अब वो इसके मेंबर भी हैं। महमूद खान वज़ीर आला केबी के थे और जिम्मेदार करार दिया जा रहा है उनको इस इलेक्शन में हार के लिए, लेकिन वो फिर कमेटी के मेंबर हैं। परवेज खटक साहब मेंबर कोर कमेटी थे, अब वो इस कमेटी के मेंबर हैं। असद कैसर साहब मेंबर कोर कमेटी थे, अब वो इस कमेटी में शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ऊपर लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि और वैसे भी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन लड़ने के माहिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा अली अमीन गंडापुर साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा गया, कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी, और वहाँ तो कामयाबी हुई थी, लेकिन उतनी बड़ी कामयाबी नहीं थी। एक जगह पे तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। असद उमर साहब मेंबर कोर कमेटी पहले थे और अब फिर कमेटी के मेंबर हैं। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध पहले भी आम फैसलों में थे और अब कमेटी के मेंबर हैं। अली जैदी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के, तहलील जो हुआ है ओहदा वहाँ से, और अब फिर कमेटी के मेंबर हैं। बाकी जो है फवाद चौधरी साहब, आपको पता है वो पहले भी बहुत अहम है पार्टी के अंदर, हर चीज़ उसके अंदर शामिल रहते हैं, अब वो भी कमेटी के मेंबर हैं। एजाज चौधरी साहब पंजाब के सदर थे, जो बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में हुए कंटोनमेंट में, उसमें हार के लिए जिम्मेदार, लेकिन अब वो कमेटी के मेंबर हैं। शीरी मदारी साहबा मेंबर कोर कमेटी पहले थी, अब फिर कमेटी। क्या नया किया? यानी वही लोग जिनके ओहदों से उनको फारग किया, उन्हीं लोगों को एक नई कमेटी बनाकर उसके अंदर डाल दिया। कमाल काम किया इमरान खान साहब ने। यानी ये एक हैरत की बात है कि कान को आप इधर से पकड़ें या घुमा के इधर से पकड़ लें, ये ऐसा ही काम किया है। यानी एक अजीब चीज़ है कि कुछ लोगों को फारग किया उनकी कारकर्दगी की वजह से, और फिर एक कमेटी बनाई ताकि बेहतर लोग आए, और उस कमेटी के अंदर उन्हीं सारे लोगों को शामिल कर दिया जिनको फारग किया था। यहाँ से बातचीत का आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, तारुफ करा दूँ, अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। हमें मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर सीनियर तज्ज़ियाकार आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अफनानुल्लाह खान साहब, बल्कि मैं जनरल साहब के पास चला जाता हूँ पहले, अगर आप इजाज़त दें तो जनरल साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि ये किस किस्म की तब्दीली इमरान खान साहब लाए हैं? एक नई कमेटी बनाई है, कुछ लोगों को एक जगह से फारिग किया और दूसरी जगह लाके बिठा दिया, और अब वो लोग तब्दीली लेकर आएंगे जो पहले खुद उन ओहदों के ऊपर बैठ के वो नहीं ला पा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये पार्टी की टॉप लीडरशिप है, अच्छी है बुरी है, या उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी, लेकिन एक चीज वादे है कि लीडरशिप तो यही है। अब नेचुरली उनसे मुशावरत भी करनी है, उन्हीं से बातचीत करनी है। उन्हें ये चाहिए कि जब उनमें से किया? मैं उधर आ रहा हूं ना, उन्हें ये चाहिए कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के बारे में बात करनी है कि महमूद खान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं और उसको चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो उस मीटिंग में महमूद खान को खुद हाजिर नहीं होना चाहिए, ताकि बाकी के उसके बारे में बातचीत खुल के कर सकें। इसी तरह अगर आप पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं या जिसका भी हो, तो वो ऐसे उठ जाए और फिर बाकी के उसके बारे में राय दे दें। तो टॉप लीडरशिप जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, अगर तरीकाकार ये अपने लिए मुनासिब वजह कर लें, जहां किसी के प्रेशर में ना आए, यानी जो भी एक इंडिविजुअल जिसके बारे में बात हो रही है उसका ना मौजूद होना जो है वो आपके लिए प्रेशर खत्म कर दे।
तो मेरा ख्याल है कि तरीकाकार अगर सही कर लेंगे तो फिर इतना मसला नहीं होगा, वरना तो फिर रिजल्ट वही होंगे जो पहले थे। अगर आप इन्हीं को रखेंगे। ठीक है अब्बासी साहब, ये क्या किया आपने? यानी आप लोगों ने कुछ लोगों को फारिग किया और फिर उन्हीं लोगों की कमेटी बना दी कि आप लोगों को फारिग किया है, इस पे हम एक कमेटी बना रहे हैं और अब आगे काम आप लोग ही करेंगे। ये कैसा एक्शन लिया इमरान खान साहब ने? जी इमरान साहब बहुत शुक्रिया। वो आज फारिग होने वालों में एक मैं भी हूँ। मैं भी शुमाली पंजाब का सदर था पार्टी का। तो देखिए पार्टी वही है, पार्टी के मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारियां थी और ज़्यादा शिकवा जो है वो नीचे पार्टी की तंजीम और बाकी जो टिकट का प्रोसेस है उस पर था। उस प्रोसेस की वजह से बजाय कि एक सूबे के स्ट्रक्चर को ख़त्म करता, पार्टी ने समझा कि पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को ख़त्म किया जाए और दोबारा से यही लोग हैं पार्टी को, हमने कोई नून लीग से तो नहीं बंदे लाने ना, इन्हीं लोगों को दोबारा बैठा के, तो जाहिर है पार्टी की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से इमरान खान साहब इसको दोबारा रीऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कहते हैं कि ये बंदे हटा के कौन से बंदे कहाँ से लाए बंदे? और तो सर अगर इन्हीं बंदों को वापस लेकर आना है, यानी हटा के वापस इन्हीं को लाना है, तो फिर इनको रहने देते, हटाने का फायदा क्या हुआ? नहीं इमरान साहब, आपको मैं पार्टी का स्ट्रक्चर समझाऊं। एक पार्टी की सेंट्रल हमारी कोर कमेटी है, फिर हमारे प्रोविंस में 4 रीजन्स बने हुए हैं, रीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट्स हैं और रीजन और डिस्ट्रिक्ट की तंजीमें मिलके उन्होंने टिकट्स दिए हैं और उन्होंने आपस में कुछ ज़ाहिर है जो भी बंदर बांट हुई है उसको नाराज़गी का इजहार किया गया और रीजन लेवल तक जो टिकट के जिम्मेदारान थे उन सबको फारिग करके दोबारा से जिसका कसूर होगा उसको हटा दिया जाएगा और जिसका कसूर नहीं होगा उसको दोबारा से जिम्मेदारी दे दी जाएगी या जिम्मेदारियां बदल के दी जाती हैं। पार्टी में लोगों को निकाला नहीं जाता। देखें थोड़ी सी घबराहट बुखलाहट आपको नहीं लगती? यानी अगर कोई नीचे सतह के ऊपर कहीं तहसील में या सलई सतह पे कहीं किसी ने ज्यादती की है तो सूबाई सदर को कहते जी आप इसके ऊपर एक्शन लें और सारा कुछ करें। वफाक से लेके नीचे तक सारे ही फारग कर दिए नहीं, और फिर जिनको फारग किया उन्हीं लोगों को दोबारा बिठाकर कहा कि आप इसको ठीक करके दो। नहीं सुने ना, एक रीजन में तकरीबन 13-14 अहदेदार होते हैं एक रीजन में, जो KPK के 4 रीजन है और उसके नीचे फिर अजला होते हैं और अजला के भी हर ज़िले में 18-20 लोगों की टीम होती है। तो वो सारे ख़त्म किए हैं और सारे ख़त्म करने। अभी आप कह रहे हैं कि ये एक बौखलाहट है। इमरान खान, पार्टी तंजीम को सज़ा जजा देनी होती है। अगर सूबे में गो कि अभी भी PTI का वोट सबसे ज़्यादा है और हमारे मध्य मुकाबले जो पार्टियाँ पीपल्स पार्टी या नून लीग फारिग हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी तवक्को थी कि हमें बिल्कुल स्वीप करना चाहिए था। और अगर तंजीमों ने स्वीप नहीं किया और उनके ऊपर लगाने वालों ने अगर स्वीप नहीं किया और MNAs MPs की जो कमेटीज थी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और पता चला कि नून लीग की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह कई जगह पर रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया गया, तो सारे प्रोसेस को रीराइट करना है। लेकिन मैं पार्टी तंजीम की बताऊं, मैं बड़ी नशिस्तें आप हार गए, एक भी नहीं जीते। कल मुझे इन्होंने माइनस तो नहीं करना। मैं अब 12-13 साल से इस रीजन का प्रेसिडेंट बैठा हूं, तो कल भी जो होना मैंने अपोजिशन ने कर दिया है। तमाम काबिले कदर बड़ी और अहम सीटें अपोजिशन जीत गई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और ANP ने आपको चित्त किया है, तस्लीम करना पड़ेगा आपको। नहीं वो एक अगर उस पर बहस करेंगे तो उसमें आप फिर पीपल्स पार्टी और नून को क्यों पूछते हैं? वो तो फारिग हो गए। हमें तो अगर 16-17 सीटें मिलती हैं, ये तो नून लीग से पूछते हैं ना, ये तो नून लीग से। एक मिनट इनको तो आप बैठा ही ना करें। खान साहब आज भी मुल्की सतह की सबसे बड़ी पार्टी है। और इमरान में एक और बात बता दूं, मुझे थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। इमरान में एक और बात मेरी सुन लें, जब ये VC विलेज काउंसिल के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि PTI को अब भी सबसे ज्यादा वोट बैंक PTI का है। ये तो ये नहीं, तहसीलों में भी सबसे ज्यादा वोट PTI को पड़ा, लेकिन PTI से मुकाबला था। ऑपोजिशन हमारी हम खुद ही थे, हमें इसीलिए तंजीमें फारिग की हैं। आप जो बौखलाहट कह रहे हैं, अदरवाइज ये नून लीग, ये JUI, ये तो स्टैंड ही ना करते अगर हमारा एक कैंडिडेट होता तो। चलें, अफनानुल्लाह खान साहब इमरान एक सवाल आज पूछ रहे थे, वो भी हैरान है कि यार मौलाना फजलुर रहमान साहब खुश हो जाएं, कोई और खुश हो जाए जिनको कुछ वोट शोट पड़े हैं, ये PMLN और पीपल्स पार्टी किस चक्कर में खुश हो रहे हैं? वो तो बहुत ही स्क्वीज होके 1 सीट 3 सीट यहाँ पे खड़े हैं, तो उन्होंने क्या गेन किया इसमें? इतना बड़ा बयानिया बना के, इतना सारा कुछ लोगों को पढ़ा के, इतनी मेहनत करने के बाद क्या गेन किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिन इलाकों में KPK में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे ट्रेडिशनली जो है वो हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पहले भी
हमारा ज़्यादातर जो है स्ट्रेंथ जो है वो हज़ारा डिवीज़न में रही है और किसी हद तक सवात और शांगला वाली साइड पे रही है। इन इलाकों में भी हम जीते हैं, लेकिन मोर रिसेंटली जो है वो हमारी इधर स्ट्रेंथ नहीं थी। इधर ये मेनली पीटीआई का गढ़ है। जैसे लाहौर हमारा गढ़ है, सेंट्रल पंजाब हमारा गढ़ है, ये इनका गढ़ था। इधर ये दूसरे नंबर पे आए हैं और इनको वोट भी दूसरे नंबर पे पड़े हैं। पता नहीं ये कौन सी दुनिया की स्टैटिस्टिक्स देख के आते हैं जिससे ये कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा बड़े हो गए हैं। पता नहीं वो कौन सी है, 16 नंबर ज़्यादा बड़ा है या 14 नंबर ज़्यादा बड़ा है, ये अब आवाम से पूछ के हमें बता दें। 16 जो है वो सीटें जो है वो JUI जीती है, 14 ये लोग जीते हैं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जी हमारा पीटीआई का पीटीआई से मुकाबला था। तो फिर इन चीज़ों का मेरे पास तो देखें कोई इलाज नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर कैंटोनमेंट का JUI ज़्यादा जीती है पंजाबी इंतखाबात हुआ, कर देते हैं आपको। मैं जियो न्यूज़ की रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। 59 सीटें जो हैं वो कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडीज़ के, 59 सीटें हम जीते थे और 18 ये लोग जीते थे। और ये कह रहे हैं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो भैया अगर आप इतनी ही बड़ी पार्टी हैं तो फिर आप घबरा क्यों गए हैं? आपने क्यों जो है अपनी तंजीमें जो है वो ख़त्म कर दी? अगर फिर तो हमें घबराना चाहिए था। आप पंजाब में भी हार गए, आप खानेवाल में हार गए, आप डस्का में हार गए, फैसलाबाद में हार गए, लाहौर में हार गए, कराची में हार गए, 6ठे नंबर पे आए कराची में जो सीट आपने जीती थी। अभी भी आप अगर ये समझ रहे हैं आपका पता नहीं किससे मुकाबला है तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ये इन्होंने अच्छा किया है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं की कमेटी बना दी है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन को। और ये देखिएगा इनका अभी अगला जो फेज़ होगा इनका और मजीद जो है वो जनाजा इनका निकलेगा, जो 16 जनवरी को अगले महीने जो सेकंड फेज़ है KPK का। और ये उसके बाद भी ये कोई ऐसी कहानियाँ सुना रहे होंगे कि जी अभी भी हम पता नहीं कैसे जीत गए। तो ये इन चीज़ों का देखें कोई इलाज नहीं है, क्या कहते हैं किसी के पास। आवाम महंगाई से, आवाम गैस नहीं है, आप बताएं। आप ये हाल देखें कि मुल्क में गैस नहीं है, फर्नेस ऑयल एक्सेस होने की वजह से रिफाइनरियों के पास उन्होंने रिफाइनरियां बंद करनी पड़ी है, इन्होंने और मजीद फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर पीटीआई के अपने लोग लेटर लिख रहे हैं मिनिस्टर को कि अल्लाह का वास्ता कोई जवाब ही दे दें या कोई गैस ही दे दें। और वो नूर आलम जो है वो कोई अपने MNA जो कह रहे हैं कि टिकटें लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। ये वो हमारे MNA ने कहा है कि टिकटें लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। आपका MNA कह रहा है, सिटिंग MNA कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी हम अभी भी जीत रहे हैं। अब वो पता नहीं किस दुनिया में ये लोग जीत रहे हैं, कौन सी रियलिटी है जिसमें जीत रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम। बहरहाल एक बात ये जरूर है कि इमरान खान साहब एक चीज है, देखें जनरल साहब, हार का भी मोमेंटम बनता है, जीत का भी मोमेंटम बनता है इस मुल्क में। पीटीआई का एक मोमेंटम बना था जीतने का, KPK से बना था। अब KPK से हारने का मोमेंटम बना है। पीटीआई इसके आगे बंद बांध सकेगी इमरान खान साहब जो इकदाम कर रहे हैं उससे? क्या लगता है जनरल साहब, आपने तो बड़े इलेक्शन देखे हैं। देखिए, पहले तो ये सारी डिबेट से पहले हमें मेरा ख्याल है अप्रिशिएट करना चाहिए था पीटीआई को कि ये पहली बार है, पहली दफा है और पहली जमात है जिसने इलेक्शन हार के अपने मामलात को अंदर से देखना शुरू किया है। मौलाना पे या किसी और पे धांधली का इल्जाम नहीं लगाया। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि धांधली हुई नहीं होगी, धांधली तो हमारी श्रेष्ठ में है, वो की होगी लोगों ने। लेकिन ये बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप है कि ये अपने अंदर खराबी ढूंढ रहे हैं और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी अपनी नहीं तो जनरल साहब, इसमें तो पीटीआई के वर्कर को भी शाबाश देनी चाहिए जिसने जैसे ही देखा कि इनकी पार्टी का किबला ठीक नहीं है उसने इनसे मुंह मोड़ लिया। ये तो वर्कर भी शाबाश का मुस्तहिक है। चलिए, लेकिन एक चीज जरूर उसने गुलामों की तरह आगे वोट नहीं डाला। अगर आज ये अपनी खराबियां ढूंढेंगे और वर्कर जिस चीज से मुतनफर हुआ है वो भी कॉज अगर इनको पता लग जाए तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी इस्लाह कर लें और चीजें इनके लिए बेहतर हो जाए। लेकिन अगर वो इस्लाह नहीं होती तो मामला हाथ से निकले हुए मजीद निकल जाएंगे। असल चीज जो जहां पे खराबी हुई है वो मेरा ख्याल है उधर तवज्जो देने की जरूरत है। वो शायद ना ये दें, उसकी वजह यह है कि वो खराबी खुद इमरान खान साहब ने की है और चूंकि बड़ी सीनियर मोस्ट लेवल पे हुई है तो उधर तवज्जो नहीं होगी, आप शायद ये पॉइंट आउट ना करें। वो ये है कि जब आपने टॉप लीडरशिप ही पंजाब में बुजदार साहब, महमूद खान KPK में, आजाद कश्मीर में आपने एक और न्याजी साहब पकड़ लिए, जब आप इस तरह के लीडरशिप अपॉइंट करते हैं जो कि इंस्पायर नहीं करती लोगों को, जो लीडरशिप वाकई लीडरशिप का रोल अदा नहीं कर सकती और वो अपनी छोटी छोटी मसलियतों के लिए वहां पे अपने अंदर तफरका पैदा कर लेते हैं, तो फिर हालात यही होते हैं। तो दुरुस्तगी की जरूरत यह है। बुजदार साहब की मौजूदगी में कुछ चांसेस हैं रिवाइवल के? सर, चांसेस ऑफ रिवाइवल, वापस वापसी का इम्कान? लीडरशिप भी देखेंगे वहां पे सूबों में तो कुछ भी नहीं, फिर क्या चांसेस हो?
चांसेस वगैरह बेहतर तब होंगे अगर टॉप लीडरशिप जो इंस्पायर करे लोगों, जिसकी तरफ लोग मुतवज्जो हो, जिसको समझें कि ये वाकई हमें को रास्ता दिखाने वाला आदमी, तो वो अगर नहीं आप करेंगे तो फिर तो नेचुरली रिजल्ट्स तो इसी किस्म के होंगे। अच्छा, अफनानुल्लाह खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान में आपसे मुलाकात होती है। मियां साहब का आखिरी जुमला था जब वो बात कर रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद की बरसी के मौके के ऊपर प्रोग्राम था उस पर, और फिर यही क्लेम किया हाल ही में जो मिलकर आए हैं अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी कि जी मियां साहब को अगले महीने में वापस लेने जा रहा हूँ। क्या वजह है कि मियां साहब ने अचानक वापस आने का फैसला किया है, और क्या ये तय पा गया है कि अब मियां साहब अगले महीने वापस आ जाएंगे? देखें, जो डेट है वो तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं। और जो वापसी का जो सर ख्वाहिश है तो आ जाए, टिकट लेके जहाज पकड़ के आ जाए वापस, कौन रोक सकता है उनको? नहीं, वो रोकने का मसला नहीं है। मसला ये है कि देखें, जो कुछ नैब की तहवील में उनके साथ हुआ, उनके प्लेटलेट ज़ीरो हो गए, उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किसी ना किसी टाइम पे इन्वेस्टिगेट होंगी और ये पता चलाया जाएगा कि कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और ये क्यों हुआ, क्यों उनकी जो है वो उसको अभी भी पता चलवाया जा सकता है। अफनान भाई अभी पता चल जाएगा। मियां साहब जिस दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरे थे उस दिन उनका एक ब्लड टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट को बरतानिया के अस्पताल में मियां साहब ने क्लासीफाई करवाया हुआ है। वो रिपोर्ट आप निकलवाएं, आपको अभी पता चल जाएगा प्लेटलेट्स कितने थे। नहीं तो मैं इससे भी आसान हल दे देता हूँ। शौकत खानम का जो रिजल्ट आया था वो बता दें, क्या कहते हैं, वो झूठा था सर, वो गलत था। सरकारी अस्पताल पंजाब हुकूमत के थे, उनका बता दें, क्या कहते हैं, वो तो और भी आसान, मैं आपको हल दे देता हूँ इससे भी। बात ये है सर, ये कि पाकिस्तान के अंदर तो सारी रिपोर्टें झूठी थी सर, उसको तो बरतानवी अदालत नहीं मानती। कैसे झूठी थी? मतलब अगर प्लेटलेट जीरो है तो झूठी थी, अगर प्लेटलेट ऊपर चले गए तो सच्ची थी। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक हुआ, वो झूठा था, कोई इसका कोई इलाज तो नहीं है ना, कहते हैं मेरे पास। बात ये है कि वो बीमार थे, इनको मालूम था। अगर वो बीमार नहीं तो यास्मीन राशिद को हटाएं और ये जो फैसल साहब हैं इनके हेल्थ मिनिस्टर, उनको हटाएं। आप वो अभी भी अपनी अपनी जगहों पे हैं, ये कह रहे हैं कि जी और ये क्या हुकूमत है कि पंजाब कुछ हुआ उसको तो मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन एक चैलेंज मैंने बहुत देर से किया हुआ है सर। देखें, मैं पाकिस्तान में जो हुआ उसको चैलेंज नहीं करते हम, फ्रैंकली सर। जो पाकिस्तान में हुआ उसको चैलेंज इसलिए नहीं करते, वो सारा कुछ ही 2 नंबर था। और ये बात हुकूमत भी कहती है, अपोजिशन कहती है, अगर 2 नंबर था तो फिर आपने भेजा, आप जिम्मेदार हैं। मैं ये कहता हूं कि मियां साहब ने जो पहली रिपोर्ट थी बरतानिया में जाके उनकी, जिसके बारे में चैलेंज है कि मियां साहब उस रिपोर्ट को पब्लिक करें, और यही वो रिपोर्टें जो मियां साहब ने होम डिपार्टमेंट को नहीं दी, जिस मियां साहब का वीजा रिजेक्ट हुआ है। अगर मियां साहब रिपोर्टें देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। नादरीन जी, सदाकत अब्बासी साहब, अब यहीं से प्रोग्राम आप पे शिफ्ट करते हैं कि अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए और आप लाहौर कंटोनमेंट में अपनी सूरत हाल देख लें और खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देख लें। अभी अगले मरहले में आपका मुकाबला नून लीग से है, क्योंकि जो हज़ारा डिवीज़न है या मालाकंड डिवीज़न है वो अमीर मुकाम भी वहाँ से हैं और कैप्टन सफदर भी वहाँ से हैं। तो मामला ये है कि मियां साहब अगर वापस आ जाते हैं, जैसा कि आजकल खबरें आ रही हैं, फिर आप लोगों का क्या बनेगा? जी इमरान साहब, पहले तो बड़ी बात है, आपने मुझे नवाज शरीफ साहब से डरा दिया है। यानी हम 16-17 सीटों वाले को आप 2 सीटों वाले से डरा रहे हैं, और फिर उनको पता नहीं, आप जो कि लाहौर के हैं तो आप उनको पता नहीं लीडर पाकिस्तान का आपने समझ लिया है। वो ठीक है, आपके इलाके के वो लीडर होंगे। यहाँ तो KPK में तो वो फारिग हैं। अगर आप आज के रिजल्ट के बुनियाद पे अगर दावे छोड़ के फैक्ट्स देखें तो वो तो फारिग हैं। और मैंने जो कहा था मेरा वोट ज्यादा है, मैंने कहा था विलेज काउंसिल का रिजल्ट। लेकिन सर पंजाब में तो उन्होंने आपको, पंजाब में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, एक्चुअली यहाँ पे आप कंटोनमेंट में उन्होंने आपकी क्या हालत की आपको पता तो है ना। यहाँ तो क्लीन स्वीप किया कई एरियाज में उन्होंने आपको। इसमें कोई शक नहीं कि मियां साहब पंजाब के 2 डिवीजन की पार्टी हैं, हम उनको मानते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध रूरल की पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान की पार्टी तो सर उन्होंने आपको रावलपिंडी में हराया है, इफ यू रिमेंबर। अभी उन्होंने आपको वहां हराया रावलपिंडी में, वहां में हराया आपको उन्होंने। वहां भी हमने 3-3 बंदे खड़े किए थे। इमरान पिंडी से मैं हूं, वहां हमने 3-3 सर उन्होंने तो नहीं दिया आपको 3-3 बंदे।
ये पीटीआई वर्सेस पीटीआई हुआ है। नून लीग का तो आप देखें ना, जो ये सीटें आप गिना रहे हैं, ये तो सारी उनकी सीटें जो वो जीते हुए हैं। पिंडी में आपको बताऊं 20 सीटें, 22 सीटें एमएनए एमपीए की, 20 पीटीआई के पास हैं, और नून लीग 0 पे है। एमएनए एमपीए की एक सीट भी नहीं है पिंडी में। ठीक है, आपके पास सीटें हैं, वहाँ जीते हुए हैं, हम उनको मानते हैं। वो जाग पंजाबी जाग का नारा लगा के तकसीम और तफरीक करते रहें, लेकिन आप लोग मैच्योर हो गए हैं पाकिस्तानी। तो मियाँ साहब जब आएंगे इंशाअल्लाह सीधे सीधे जेल जाएंगे और वो उन चीज़ों का हिसाब देंगे जो उन्होंने लूट मार की है। आज जो बिजली महंगी है उसका हिसाब देंगे कि क्यों बिजली के महंगे मंसूबे लगा के गए कि आज पाकिस्तान के गरीब लोग 800 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब के उन कैपेसिटी का दे रहे हैं जो उन्होंने कमीशन और किकबैक्स लेके प्लांट लगाए, और प्लांट आज 38,000 के प्लांट हैं और 17,000 मेगावाट की बिजली बिक रही है। उसके बाद उनको जो अभी नैब की सजा हुई है, वो जिस लंदन फ्लैट जो 4 उनके हैं जिसमें वो रह रहे हैं, जिसके सबूत पे उन्होंने कतरी खत आपको दिया था, उनका जवाब कौन मांगेगी? वो आगे अगर आएंगे तो उनके खाते इतने इंशाअल्लाह अगले 10 साल अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, वो जेल में ही गुजारेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई थोड़ा बहुत लूट मार तो नहीं की हुई। आप कह रहे हैं उनकी प्लेटलेट्स का फ्रॉड, उनका उठना बैठना खाना पीना हुकूमत करना, ये सब उनका रॉन्ग डूइंग्स ही हैं। तो कितना कितना हिसाब देंगे। इस कौम में एक अदालती निज़ाम भी है, इस कौम में अकाउंटेबिलिटी अवाम के पास भी है। तो वो किसी तरह भी ये आपने एहतसाब का प्रोग्राम, एक मिनट सदाकत भाई साहब, आपको सदाकत भाई साहब एक मिनट सदाकत भाई साहब, ये कुछ खबरें छपी हैं जिनकी तरदीद नहीं आई। क्या कोई मैच फिक्सिंग हो रही है मियां साहब के साथ मिलकर? खबरें कौन सी छपी हैं? क्या क्या मुझे खबर बताएं, मैं आपको बताता हूँ मैच फिक्सिंग हो रही है कि नहीं हो रही। मैं ARY पे 20 तारीख से खबर लगी हुई है कि मियां साहब के साथ मुज़ाकरात पहला मरहला नाकाम, अगले महीने के मिड में दोबारा होंगे, कुछ चीज़ों के ऊपर डेडलॉक। बताइए कौन कर रहा है? अच्छा देखें इमरान, मैं तो चूँकि आज भी मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, मैं उस कमेटी का हिस्सा भी हूँ, लेकिन इतना बड़ा मैं आपकी तरह बाखबर नहीं हूँ कि वो हवाई और खिलाई बातों में मैं बात कर सकूँ। मैं तो एक बात समझता हूँ कि माजी में जितनी डीलें हुई उसमें जरदारी साहब के केस माफ़ हुए, इनके केस माफ़ हुए, ये केस माफ़ करा के लंदन भाग के गए। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम इन बिहाइंड द सीन किसी डील को ना सर देखें ना, जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि फार्मूला बना के दो। मियां साहब का मीडिया खबरें चला रहा है कि मियां साहब की सबूत नहीं मामला तय हो रहे हैं, ये कौम नहीं माफ करेगी। सुने, मियां साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मियां साहब की मिन्नतें की जा रही हैं कि आप आगे मुल्क संभाल लें। पाकिस्तान के सारे छोटे जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि मेरी मिन्नतें की जा रही हैं कि मुल्क संभाल लो, भी निकाल दें, वरना तो हम नहीं मानेंगे ये बात। जी अच्छा चलें जनरल साहब, मियां साहब जनरल साहब वापस आ रहे या उनको आना पड़ेगा क्योंकि उनका वीज़ा रिजेक्टेड है और अपील की सूरत में इम्कानात आपको पता है बरतानिया में कम ही होते हैं कि अपील अब फैसला जो है उसका होम डिपार्टमेंट के खिलाफ आ जाए। तो जनरल साहब मियां साहब को आना पड़ेगा या वो रियली में आ रहे हैं? देखिए, अगर तो वहां पे बरतानिया में ये फैसला हुआ कि उनका वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा और फाइनली उनको कहा कि आप चले जाएं, तो फिर तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे, क्योंकि वहां पर रखा नहीं जा सकेगा, वापस उनको आना होगा, जिसके चांसेस कम है। मेरा ख्याल है अपील वगैरह ये चीजें चलती रहेंगी लंबे वक्त तक और मियां साहब नहीं आएंगे। अगर आप ये कहें कि वो खुद ब खुद आज फैसला कर लेंगे यहाँ आने का, तो यहाँ कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई है जिसकी बुनियाद पे वो फैसला करेंगे यहाँ आने का? यहाँ तो वो जिन हालात में गए थे, हालात तो वही कुछ हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल। सर देखिए, खबरें तो ये आ रही हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है। जरदारी साहब भी क्लेम कर रहे हैं, मियां साहब के साथी भी कह रहे हैं कि मियां साहब की मिन्नतें हो रही हैं कि आके मुल्क संभालो। ये मैं आपको बताऊं, ये सारी कहानियां हैं और ये एक आप कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कह ले, वरना किसी को कोई जरूरत नहीं है कि वो जाके कोई इस तरह की दलील दे, कोई सौदेबाजी करे उनसे। किस बात की और कौन करेगा? मैं यानी हमेशा ये हमारे मीडिया का अपना एक मसला है कि हम ये कहानी बिल्ड करते हैं, फिर 4 दिन बाद हम कहते हैं कि जी नाकाम हो गई वो सारी बातचीत जो चल रही थी। और यही चल रहा है पिछले 3-4 साल से। मैं देख रहा हूँ कि डील हो गया, डील नाकाम हो गया, शहबाज शरीफ चले गए जेल में। जब उनको नैब ने वहां बंद किया तो वो रोजाना खबर आती थी एक जी बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी जाके उनको मिलके आई है, बस बात हो रही है, डील हो रहा है। ये मेरा ख्याल है हमें इस किस्से से निकल आना चाहिए। एक बड़ी अहम शख्सियत के रिश्तेदार मिलकर आए इस दफा, तो ये रिपोर्ट हुआ है। मुझे रिश्तेदार मिलते रहे,
जहां तक ताल्लुक है डील का, वो कोई होने की कोई ग्राउंड्स नहीं है ना, आप किस तरह करेंगे? मियां साहब को एक सजा हुई है अदालत से, उसका हल अदालत के पास है, वहां से वो फारिग होते हैं, हालात बदलते हैं तो वो बिल्कुल आ जाएंगे कि अगर उनकी सजा खत्म हो जाती है। साथ वो उनको वो जो एब्सकॉन्डर थे उसकी वजह से भी उनको वो सजा दी हुई है उन्होंने। तो केसेस तो उनके अदालती हैं, किसी ने उनसे क्या डील करना है? तो नेचुरली एक अदालती प्रोसेस के तहत ही वो यहाँ पे वापस आ सकेंगे, और उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी सर उनका ये कहना है कि जो अदालतों से हमें सजाएं हैं वो दिलवाई गई हैं, और ये क्योंकि एक ज्यादती हुई है लिहाजा यहां से फारिग भी हमें उसी तरह करवाया जाए जैसे सजाएं दिलवाई गई हैं। बड़ा साफ मौक़िफ़ है उनका, वो तो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं करते। वो ये कहते हैं कुछ इदारों ने इन्फ्लुएंस करके हमें अदालतों से सजाएं दिलवाई हैं, वही इदारे जिम्मेदार हैं, हमें इसमें से निकला के दें। अब नहीं, वो आपने देखा कितनी जारी ऑडियोज और वीडियोस निकल चुकी हैं, वो सारा कोशिश तो यही की गई साबित करने की। ये सारा जो जारी काम किया गया, ये खेल तकरीबन अब नाकाम हो चुका हुआ है। लेकिन आप यूं देखिए कि दो चीजें सामने रखिए। एक, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो उनको अकामा के ऊपर उन्होंने सजा दी, उनको कहा कि जनाब आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ये चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, अकामा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, इसको हल्का ना समझा जाए। अकामा जब आप लेते हैं तो आपको दुबई का एड्रेस मिल जाता है, फिर आप वहां पे बैंक का अकाउंट खोलते हैं जो पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं, वो दुबई के शहरी की हैसियत से आपका अकाउंट बनता है। एग्जैक्टली। और फिर आपको वो ममालिक कभी भी रसाई नहीं देते, वो ममालिक आपको कभी भी रसाई नहीं देते, वो दुबई को रसाई देंगे जब भी देंगे। पैसा करते हैं। तो ये तो इतना बड़ा जुर्म है कि इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ने वहां पे जाली डॉक्यूमेंट्स पेश की थी, उसके ऊपर सजा नहीं दी, कोर्ट ने नरमी रखी कि जालसाज करार दे दिया, तो वो मेरा ख्याल ज्यादा बुरी बात होगी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन फैक्ट ये है कि जाली कागजात दिए। तीसरा इशू ये है कि उसका मनी ट्रेल उन्होंने नहीं दी। तो नतीजा ये कि केसेस तो वहां हैं जो कि बिल्कुल मियां साहब के अपनी जात के हैं। ना मैं कसम खा सकता हूं, ना अफान भाई कसम खा सकते हैं कि उन्होंने ये किया या नहीं किया, क्योंकि ये तो सारा केस उनका जाती था और उनके अपने दरमियान है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी का कोई डील का किस्सा है या कुछ है। अदालतें सामने हैं, आप उनसे ही फैसला करवाएंगे, मेरा तो ख्याल। ठीक है। अफनानुल्लाह खान साहब, ये फिर क्यों कहते रहते हैं आपकी पार्टी वक्तन फवक्तन के मियां साहब के तरले किए जा रहे हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि मुल्क को संभालें, और मियां साहब जो है वो अब वो सेलेक्ट करने वाले जो हैं वो तंग आ गए हैं सेलेक्टेड से, और इस किस्म की ये बार बार आप लोग बात करते हैं कि तासुर देते हैं कि आप लोगों के तो पीछे पड़े हुए हैं इदारे के, आए बिस्मिल्लाह करें। ये वाकई में कोई इसमें रियलिटी है? सिर्फ एक बिल्ड करना होता है, अपने कारकुन को बताना होता है कि बस हम आ रहे हैं, कोई आसरा देना होता है पार्टी में इधर उधर, ये क्या चक्कर है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। मतलब बिजली नहीं है, गैस जो है वो सर्दियों में नहीं है, आटा, चीनी, दालें, मतलब कोई चीज़ जो है जिसको इन्होंने हाथ लगाया उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। माफिया का हर तरफ राज है, करप्शन दबा के हो रही है। गैस की तो बहुत बुरी लैंड माफिया जो है वो छाई हुई है इस वक्त, ख़ास तौर से रावलपिंडी की। तो उन हालात के अंदर ज़ाहिर है किसी को भी मुल्क का जो है वो दिल में अगर दर्द होगा तो वो यही देखेगा कि जो लोग पहले खिदमत करते रहे, जिन्होंने 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाई, जिन्होंने डैम बनाए, जिन्होंने बिजली के कारखाने लगाए, जो हैं वो वापस आए, या जो ये पिछले 3 साल से झूठ बोल के लोगों पे इल्ज़ाम लगा के अपनी सियासत कर रहे हैं, ये रहे। ये तो देखें ना, ये तो बड़ा सीधा क्या कहते हैं वो है। ये तो कोई किसी को भी पाकिस्तान की फ़िक्र होगी तो वो जो है वो यही चाहेगा कि वही वापस आएँ जो मुल्क को संभाल सकते। वरना तो हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि आप ये मिनी बजट आएगा और इसके बाद मज़ीद और महंगाई आएगी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब लोग इस वक्त, लोगों की चीखें निकल चुकी हैं ऑलरेडी, और अभी महंगाई का पूरा अभी वो आया नहीं है, अभी मज़ीद और आनी है। तो उसके बावजूद अगर कोई ज़ाहिर है जो ये इसमें कोई शक नहीं है। यानी आज खबर आई है कि 15 जनवरी के बाद गैस की असल किल्लत पैदा होगी। अभी तो किल्लत पैदा होनी है। अब आप मुझे बताएं कि फर्नेस ऑयल रिफाइनरियां प्रोड्यूस करके स्टोर कर रही हैं, उनसे खरीदा नहीं जा रहा। इन्होंने फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर लिया और जो LNG इंपोर्ट करनी थी वो की नहीं। अब आप मुझे बताएं, ये क्या 4 साल पहले किसी ने कहा था इनको करने के लिए? क्या पिछली हुकूमतों ने कहा था ये काम करने के लिए?
और इस तरह टीवी में बैठ के देखें, बार बार झूठ बोलने से मामला सीधे नहीं होंगे कि जी करप्शन करप्शन। और यार आप मुझे बताएं ना कि अगर करप्शन की थी तो फिर जज अरशद मलिक जो है उसने क्यों कहा कि मुझसे फैसला दिलवाया गया? क्यों जस्टिस सिद्दीकी साहब ने क्या जज अरशद मलिक ने साफ कहा है कि पीएमएलएन ने मेरी वीडियो को सियाको सबाक से हटा के एडिट किया है। ये जज अरशद मलिक ने पीएमएलएन के खिलाफ स्टेटमेंट दिया हुआ है। मेरी गुजारिश सुन ले। उन्होंने कहा है कि ये मुझसे फैसला दिलवाया गया था, मुझे ब्लैकमेल किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपने उनका एक जुमला पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि मुझे पीएमएलएन ने भी ब्लैकमेल किया। ये नहीं सुना आपने? जज नहीं, उनकी टेस्टिमनी है इसके ऊपर पूरी, वो भी किसी दिन अवाम के सामने आ जाएगी। जज राना शमीम ने क्या कहते हैं जो है क्या कहा, ये हम तो नहीं कह रहे ना, ये कहते हैं ये जुडिशरी के लोग कह रहे हैं। जज राना शमीम ने एक ऐसे जज का नाम लिया जो उस दिन पाकिस्तान में नहीं था, इमरान वो छुट्टी पे था। देखिए जज राना शमीम पे अगर आप अपना मुकदमा खड़ा करते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट के फैसले का भी एहतराम करना पड़ेगा। मेरी गुजारिश तो सुने ना। देखें मैं 3 बंदे एक बात करें, मुझे तो बात करने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जजेस क्या कहते हैं, ये खुद ही क्या उन्होंने कोर्ट में जाके वाली बात की है, उसकी टेस्टिमनी दी है पूरी की पूरी। तो मुझे क्या मुझे बताएं ना, ये अगर मामला इतना 2+2 था तो फिर क्यों क्या कहते हैं? और मुझे एक और बात बताएं कि पनामा पे केस था, इकामा पे निकाला और इकामा को ये कहा जा रहा है बेटे ने सारे उनके पोल खोल दिए हैं और ना सिर्फ उनके बेटे ने उनके पोल खोल दिए, हर चीज बता दी है, बल्कि राणा शमीम साहब इस वक्त बहुत बुरी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बज़ाहिर फंसे हुए हैं। ब्रेक ले लें सर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक लें, अभी आ रहे हैं। सदाकत भाई साहब देखें, गैस का मसला इतना सीरियस है पाकिस्तान में, हमने तो अपनी सहाफती करियर में इस किस्म के हालात नहीं देखे। हाँ ये जरूर हुआ कि सीएनजी के अंदर जो गाड़ियों में भर भर के गैस जाया की गई और बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव रिपोर्ट होती रही हैं, बल्कि गैस की चोरी के बहुत सारे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। लेकिन गैस ही ख़त्म हो गई और इतनी महंगी गैस, यानी बार बार कीमत बढ़ाई, फिर भी वो अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रही लोगों को। और आपके अपने MNAs MPAs बाकायदा इतने मजबूर हैं कि वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, वो खतूत लिख रहे हैं मिनिस्टर को कि खुदा का वास्ता बात सुन लो। सर अब ये तो आप अपने खाते में ले लेना, या ये भी PMLN ने किया है? अच्छा इमरान साहब, पहली बात ये कि 2 साल से जो अंदरूनी गैस है पाकिस्तान की उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी, जो इंपोर्टेड आती है उसकी कीमत बढ़ी है, पहली बात ये। नंबर 2 ये कि हर साल 9% गैस ख़त्म हो रही है, का मतलब है कि अगले 9 से 10 सालों में गैस पाकिस्तान की अंदरूनी सिफर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 10 से 15% हमारी गैस की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और डोमेस्टिक कनेक्शन भी हमने भी दिए, पिछली हुकूमतों ने दिए, वो जो प्रोसेस में थे उनके हमने कनेक्शन भी दे दिए। लिहाजा इसको आप कौमी मसला समझें, इस पर आप जितनी सियासी हम पे तनकीद करते हैं आप कर लें, लेकिन ये कौमी मसला है। और जो अंदरूनी गैस है ये कोई 250 रुपये की पड़ती है, और जो बाहर से गैस आती है वो 1250 ठीक फैसले नहीं करेंगे तो उसका खुमियाजा कौन भुगतेगी, तो जिम्मेदार कौन होगा? यानी मिनिस्टर से यही सवाल हो रहा है ना कि आपने ठीक वक्त में ठीक फैसले क्यों नहीं किए? नहीं, अब जरा मुझे अगली बात करने दें, बहुत सारा टाइम आपका थोड़ा है तो फिर मेरी बातें रह जाएंगी। एक मेरे भाई अफनान साहब बड़े उछल के कह रहे हैं कि इल्ज़ाम है। इमरान खान आप मुझे जवाब दें कि शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम है 8,000, 10,000, 15,000 तनख्वाह के, उनके अकाउंटों में से 4 अरब निकल रहे हैं, और ये इल्जाम नहीं है मेरे भाई, बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। सर बरकत है ये, जमीन देखें अब ये सबकी किस्मत में नहीं होता। आपके कारनामे अगर बता दूंगा ना टीवी पे बैठ के तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। यार इन्हें कहें भाई आप भाई चुप रहे, आपकी मैंने बात नहीं बोला, मैं बताऊंगा, आपने कारनामे अपने पास रखें। मैं आपके बताऊं, आप अपनी बारी पे बोलते हैं, कोई तरीका नहीं है बात करने का। आप अपने आराम से बात करें, मैं आराम से आप पहले बात कर लें। अब्बासी साहब आप बात करें। शहबाज शरीफ साहब के 8 हज़ार रुपए के मुलाजमों के अकाउंट से इमरान खान 3 अरब रुपया नहीं निकला, मुझे बताएं। वो इनकी जाती फैक्ट्री के मुलाजिम है, निकला किसके पैसे हैं? वो चोरी के पैसे नहीं है, उसको चैलेंज करें ना आप। नवाज शरीफ साहब जिस घर में रह रहे हैं, जनरल साहब से पूछता हूं क्या सबूत है उसके पास? इस मुल्क का चोरी का पैसा नहीं है? आप कहते हो मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ये इल्जाम है, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। मुझे शहबाज शरीफ जो मुल्क का वजीर आला है, आपकी पार्टी के खातून ने इल्जाम लगाया कि आप लैंड माफिया हैं, के अकाउंट में आप पैसे बढ़ाते थे आज से कुछ अर्सा पहले तक, आज आप पति बन गए। आपके पास पैसा कहां से आया?
आप तो ट्यूशन पढ़ाते थे, आपके पास अरबों रुपए कहां से आए? बताएं ना आप कौम को, सारे पाकिस्तान को चोर चोर बोल रहे हैं, अपना बताएं ना। आपकी पार्टी की खातून ने कहा आप लैंड माफिया हैं। इमरान साहब ये जो बात 3 अरब रुपए निकले, 3 अरब रुपए निकले, तो आप इधर जिसका हिसाब करो वो कहता है तुम चोर हो। यानी पीएमएलएन से पूछो पैसे कहां से आए, वो कहते पीटीए से पूछो कहां से आए। पीटीए से पूछो हमारे पीएमएलएन से पूछो कहां से आए। जवाब पूछेंगे पैसा कहां से आया। इनका जो वज़ीर आज़म बना उसको मैंने एक मिनट एक सवाल बनने की बातें सुन नहीं सकता। एक सवाल करूंगा अगर इस पे बात करनी है तो मेरे सामने आओ। भाईजान मैं आपकी प्रॉपर्टी का गिरवाऊं क्या क्या है यार? अब्बासी साहब कोर्ट में लेके जाए ना यार प्रॉपर्टी आपने औकात है प्रॉपर्टी दिलवाने की, 3 अरब फजूल बातें कर रहे हो तुम। शहबाज ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जवाब बना लिया, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। पहले बादशाह साहब को मास्टर भाई मेरी बात सुन, इमरान साहब ये जो भी बात कर रहे हैं ना, इसका बाप एक तो सही ना, जनरल साहब एक सवाल है यार, सादा वो वेटर था पीआईए में, ये मुझे बातें करेगा। बाप तो आपका बाप तो भीख मांगता था, आपके पास पैसे कहां से आ गए? पर्सनल ना हो जाए प्लीज यार, फॉर गॉड सेक यार। जनरल साहब सवाल ये है कि आपने कभी इकट्ठे 3 अरब और 74 करोड़ रुपए देखे हैं सर? जनरल साहब नहीं, मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, 74 करोड़ नहीं देखे। जनरल साहब ये बंदा जो है ना मलिक मसूद, ये फैक्ट्री के अंदर पीएन था और इसके अकाउंट से 3 अरब और 74 करोड़ रुपया निकले हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का मुलाजिम था। यहाँ पे एक कैशियर था, उसके अकाउंट से 1 अरब और 78 करोड़ रुपया निकला सर। मुझे सिर्फ इतना पता है, हम सब पाकिस्तानी, हमें सोचना चाहिए और हक की बात और अपने फायदे, पाकिस्तान के फायदे की बात करनी चाहिए। मुझे इस बात का इल्म है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, तकरीबन 3.25 साल, इसमें लाहौर या इस्लामाबाद वगैरह कहीं कोई आग नहीं लगी किसी रिकॉर्ड को। ये इनका काम कमाल है कि इन्होंने आग लगाई, वरना तो हमें हमारे तो हर दूसरे चौथे दिन कोई आग लग जाती थी कहीं ना कहीं। कभी नंदीपुर का रिकॉर्ड सड़ गया, कभी काम किया होता तो आग लगाते ना सर। ना होगा काम, ना होगा करप्शन, ना होगी आग। ये काफी इस मामले में पीछे रह गए हैं, आग नहीं लगाई इन लोगों ने। आग नहीं लगी, वाकई नहीं लगी। तो जनरल साहब खाली आग ना लगाना इतना बड़ा एहसान है कौम के ऊपर कि लोग समझें कि बेहतरीन लोग हैं ये। मैं ये कह रहा हूं कि देखें ना, जैसे अभी अफान भाई बात कर रहे थे कि इनके किस्से में बयान करूं तो बड़ी इन्होंने करेक्शन। बात यह है कि अगर ये आग लगा देते तो सबूत खत्म हो जाते। इनके लिए अगली हुकूमत अगर पीएमएलएन की आती है, फर्ज कीजिए, तो उनके लिए आसानी होगी ना कि रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है, सबूत भी, शवाहिद भी मिल जाएंगे। वरना तो ये आग लगा देते तो इनके भी शवाहिद ना मिलते किसी, तो उन्होंने नहीं लगाया। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद यहाँ पे बैठे हुए किसी शख्स को पता नहीं है। मैं इनका जवाब जरूर सर, मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, आप लोग बड़ा पसंद करेंगे। मैं अबादी साहब एक मिनट, मैंने 1,37,000 वोट लिए हैं इनके वज़ीर आज़म के मुकाबले में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदमी मुझे इस तरह मेरे बारे में बात नहीं कर सकता। और यार आपके वोट थे ही नहीं भाईजान, आप क्या बोले? उस्मान बुज़दार साहब के वोट जितवाया गया, आप तो इस काबिल नहीं हैं। फिर दोबारा अगले प्रोग्राम में लड़ेंगे। मेरे ख्याल में इस लड़ाई को बंद करें। उस्मान बुज़दार साहब, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने ये रिपोर्ट भी की थी कि जिस तहसील के वो नाज़िम हुआ करते थे उसका रिकॉर्ड एक दफ़ा जल गया था पीएमएलएन के दौर में। 12 रिकॉर्ड तो जल ही जाते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।